कोई भी पैकेज्ड फूड बेवरेजेस कंपनी अपने उत्पाद में एडेड शुगर की मात्रा तो लिख देती है, लेकिन क्या एडेड शुगर की मात्रा तय लिमिट के अंदर होती है? आमतौर पर नहीं। लेकिन अब फूड प्रोडक्ट्स में शुगर की मात्रा को लेकर एनआईएन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आईसीएमआर ने फूड इंडस्ट्री को सुझाव दिए हैं और इसे लेकर फूड इंडस्ट्री सरकार के सामने अपना पक्ष रखेगी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि खाद्य उत्पादों में एडेड और कुल शुगर की मात्रा को लेकर ये सुझाव कैसे हैं, क्या हैं। साथ ही एडेड शुगर से होने वाले खतरों पर भी हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देखिए रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन उतने सजग नहीं जितना होना चाहिए। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में पिछले 4-5 साल में डायबिटीज मरीजों की संख्या में थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में ये आंकड़ा 7 करोड़ के करीब था, जो साल 2023 में बढ़कर 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वहीं इस दौरान देश में प्री डायबिटिक लोगों की संख्या भी 14 करोड़ के आसपास थी। ये वो संख्या है जो कभी भी डायबिटिक हो सकती है, यानी शक्कर वाली इस बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने अपनी ताज़ा जारी डाइटरी गाइडलाइन में चीनी कम को लेकर लोगों को आगाह किया है। आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पैकेज्ड फूड और बेवरेजेस में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसे लेकर डाइटरी गाइडलाइन में साफ तौर पर बताया है। आईसीएमआर ने फूड इंडस्ट्री को सुझाव दिया है कि खाद्य पदार्थों में एडेड शुगर की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उस उत्पाद में एडेड और नेचुरल शुगर को मिलाकर कुल मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही बेवरेजेस की बात करें तो इसमें अधिकतम 10% एडेड शुगर और कुल शुगर की मात्रा 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल फूड कंपनियां कैलोरी को आधार बनाकर अपने प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा तय करती हैं, लेकिन आईसीएमआर के सुझाव मान लिए गए तो खाद्य उत्पादों के लेबल पर चीनी की वास्तविक मात्रा दिखानी होगी। इसे लेकर फूड इंडस्ट्री 10 दिन के अंदर आईसीएमआर के सामने अपना पक्ष रखेगी। यानी फूड इंडस्ट्री अपने लेबल पर एडेड शुगर की जो मात्रा लिखती आ रही है, उस पैटर्न में आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की डाइटरी गाइडलाइन में इंडियंस के लिए एक दिन में शुगर इंटेक की मात्रा भी तय की गई है। इसके मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, चाहे इसे कोई चाय के माध्यम से ले रहे हैं या मिठाई या कोई दूसरे खाद्य पदार्थ के जरिए। दरअसल लोग आमतौर पर सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट, कुकीज और पैकेज्ड फूड जैसे खाद्य उत्पादों से मिलने वाली शुगर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होते और यही हो जाता है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। फिलहाल तो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की डाइटरी गाइडलाइन में कहा गया है कि अच्छी सेहत के लिए एडेड शुगर से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। वही फलों, अनाज और सब्जियों के जरिए मिलने वाले नेचुरल शुगर को सेहत के लिए फायदेमंद बताया है। अगर हम शुगर को लेकर आईसीएमआर के तय मानकों को पूरा करते हैं तो सेहतमंद तो रहेंगे ही, साथ ही डायबिटीज की बीमारी से रहेंगे कोसों दूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहारिया आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रेसिडेंट हैं IAPSM यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और मेरे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर धीरज कौल। डॉक्टर कौल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर लहारिया, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और एक तो हमारे इस बारे में काफ़ी बात हो भी चुकी है कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं ओवरऑल, ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस 13 साल में आई हैं, लेकिन जो कैलोरी थ्रेशोल्ड जो पैकेज्ड फूड और बेवरेजेस का है, इसको लेकर जिस आइडिया के साथ एनआईएन आईसीएमआर आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री का ये कहना है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपने कह तो दिया कि बिल्कुल कम कर दो, अब इतने जल्दी फॉर्मुलेशन चेंज होंगे नहीं होंगे तो काफ़ी कंसर्न है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के तराजू पे तौल के इसे बताएं कि ये आइडिया कैसा है। हम अब जानते हैं कि हमारे देश में कई सारी
जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो नॉन कम्युनिकेबल, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। हुँ, तो एक तो मसला वो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कई अन्य सारी बीमारियां हो रही हैं। दूसरा, पिछले 2 दशकों में और खासतौर से ये गाइडलाइंस 13 साल बाद आई हैं, 2011 के बाद। उस बीच में हमने देखा है कि मार्केट फोर्सेज की वजह से हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट प्रोडक्ट्स का मार्केट में भरमार हो गई है। बल्कि भरमार सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, पूरे देश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे पैकेज में मिलने लगा है। तो 2 यथार्थ हैं जो आज के समय के हैं। वो एक तो है कि डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनकी एब्सोल्यूट नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश की आबादी अधिक है। दूसरा है कि जो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन और बाकी मार्केट फोर्सेज की वजह से हाई सॉल्ट, फैट एंड शुगर प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में निहायत जरूरी हो जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। बात आती है कि क्या इसको इतनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है? क्या बहुत जल्दबाजी है? बिल्कुल नहीं। दरअसल एक गाइडलाइंस आज से कुछ साल पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन जब हिंदी में कहते हैं कि जब जाग जाओ तब सुबह होती है। तो अब हमारे पास गाइडलाइंस हैं, हमारे पास सारे साइंटिफिक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पहला कदम है कि लोगों को जागरूकता लाई जाए कि आप अपने खान-पान में बदलाव लाइए। दूसरा कदम है कि पॉलिसी जो से गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट ने जारी की हैं, वो एक इसमें महत्वपूर्ण। तीसरा है कि जो इसमें पार्टनर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है, उसमें उनको इसमें प्रोएक्टिव भागीदारी लेनी होगी। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस आती हैं, वो रिकमेंडेटरी होती हैं, एक चीज़। और दूसरा, उनको इम्प्लीमेंट होने में कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल लग जाते हैं। तो अगर हम अभी इसकी बात करना स्टार्ट करेंगे, तो लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा कुछ सालों में। उसी समय उसी के साथ इस तरह के जो रिकमेंडेशन लागू किए जाएँगे, उससे हो सकता है कि हम हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट प्रोडक्ट को कम कर सकें, और जिससे लोग स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाएँगे। और एक चीज़ अभी यहाँ पर रह जाती है, जो गाइडलाइंस बात नहीं करती हैं, वो इसका इंटीग्रल हिस्सा है, वो है टैक्सेशन। कई सारे देशों में और इंक्लूड भारत के कुछ राज्यों में भी इस तरह के प्रोडक्ट पे हाई टैक्सेशन की बात हो रही है। चूँकि न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस के परव्यू में नहीं आता, तो इसमें नहीं कहा गया है। लेकिन इसका अहम हिस्सा है कि इन सारे तरीकों पर काम किया जाए। अंत में मैं कहूँगा कि गाइडलाइन एक और चीज़ पे बात करती हैं। वो बात करती हैं कि कितना होना चाहिए, साथ में वो बात करती हैं कि लोगों को कितना खाना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो ग्रेडिंग की बात करती हैं कि कब वो अनहेल्दी है। लेकिन जो गाइडलाइन एक महत्वपूर्ण बात बताती है कि लोगों को अब वो समय भी आ गया है कि जो फूड पैकेज लेबलिंग को पढ़ना और समझना समझें, और उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन देती हैं। और हुँ। फाइनली एक शॉर्ट पॉइंट कि मैंने जैसे पिछली चर्चा में भी एक बार कहा था कि इन गाइडलाइंस की खास बात यह है कि आम जनता के इंटरेस्ट पे, जो पब्लिक का पर्सपेक्टिव है, उस नजरिए से एक साइंटिफिक गाइडलाइन प्रेजेंट की गई है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। एब्सोल्युटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बोली, मुझे लगता है कि वो इस पूरी मुहिम का हाइलाइटेड पक्ष होना चाहिए और वो है कि लोग लेबल पढ़ना सीखें। अभी तो बस बाज़ार में गए, कुछ रंग बिरंगे से रैपर्स दिखे, पैसा दिया, उठाया और उसको कंज्यूम कर लिया। आगे पीछे देखा ही नहीं कि उसमें क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और इसीलिए जब लोग लेबल देखना शुरू कर देंगे तो फिर वो लेबल जो हैं वो परमिटेड ब्रैकेट्स में ही होना चाहिए। इसके लिए सरकार एक रेखा खींचना चाह रही है। डॉक्टर कौल, वहाँ से भारत को आप देखते हैं, भारत की पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं और हमारे जो खान पान के तौर तरीके हैं, और जब उनका कंपैरिजन करते हैं आप विदेशों में, क्या आपको नज़र आता है? हमारे यहाँ कहा जा ये जा रहा है कि लेट से शुरुआत हो रही है लेकिन सही दिशा में हो रही है। तो लेबलिंग को लेकर वहाँ के इंडस्ट्री और कंज्यूमर के जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं, और आप भारत में कब तक ये मुकम्मल होते हुए देखते हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड सो नाइस आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रेज़ कर रहे हैं। वेलकम। एक्चुअली डिस्क्लेमर मैं एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट हम किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट्स देखते हैं और लेट स्टेज ईएसआरडी और ट्रांसप्लांट। सो क्लिनिकली आई एम वेरी अवेयर, बट आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ एआई प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंटिव केयर। सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही सीरियस है। एक्चुअली ग्लोबल स्केल के ऊपर अगर आप उठाएँ तो तकरीबन 5.4% आबादी वर्ल्ड की इस टाइम डायबिटीज से ग्रसित है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि साउथ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इवन चाइना, काफ़ी ऐसे इंक्लूडिंग इंडिया, 50% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है।
और 25% आबादी तकरीबन कई देशों की प्री डायबिटिक है। मैटर ऑफ फैक्ट 25 मिलियन टू बी स्पेसिफिक, अगर देखा जाए इवन भारत के अंदर प्रेडिक्टेड है डब्ल्यूएचओ के थ्रू कि आर प्री डायबिटिक पीपल। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में, क्योंकि मैं भी 18 साल की वर्ष तक भारत में ही था, तो भारत के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस एक बहुत बड़ा इशू आया है। और आपके साथ हमने बहुत शोज कोविड हेल्थ अवेयरनेस पे भी किए। तो हम्म। कहीं ना कहीं मुझे लगता है चेंज इन द डाइट, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे जिम में जाके बेंच प्रेसेस कर रहे हैं, अपने हार्ट को एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं और स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जो हमारा वे ऑफ कुकिंग फूड है, कहीं न कहीं उसमें बहुत ज़्यादा पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं। और द वे वी प्रोसेस द फूड, जो हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अब इस पे काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू पुट इन योर माउथ, इट्स अबाउट कितना टाइम लेके आप उसे चबाते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। एंड आई एम इनटू रिसर्च, तो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। हम्म। इसके अलावा किस टेम्परेचर पे आप खाते हैं, उसको कैसे कुक किया गया है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो एंशिएंट इंडिया में बहुत कॉमन थी, कि सीज़नली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेफरेबली वेजिटेबल्स की, क्योंकि फ्रूट्स में भी शुगर होता है, यू हैव टू बी केयरफुल। भारत में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं प्रोटीन बिकेम एक्सपेंसिव ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स और बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस वाज़ अ चैलेंज, और मीट ईटर्स के लिए मीट वाज़ अ चैलेंज। तो प्रोटीन की मात्रा भारत के अंदर कम हुई है। और एक और डेंजरस ट्रेंड, मैंने इस पे कई शोज़ भी यहाँ पे भी किए हैं, जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम लोग जिम्स में लेते हैं, जो कि लैब सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं या अल्टर्ड प्रोटीन्स हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। एज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग किडनी फेलियर इससे देख सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तीसरी बात जो इन्होंने बहुत अच्छी, मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ, जो कि शुगर्स के ऊपर कमेंट किया है, बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर इस टाइम जो यूथ है, दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। जो यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर शुगर, जो प्रोसेस्ड शुगर है, और जो स्नैक्स के अंदर शुगर, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, स्नैक्स, चिप्स, और जो सॉल्ट की मात्रा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मुझे लगता है आपके जैसे चैनल्स और लोगों को इस पे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी इन्होंने कमेंट की है आईसीएमआर ने, कि आप किस यूटेंसिल्स में कुक करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी के केस हम नेफ्रोलॉजी में भी देखते हैं, एल्युमिनियम के अगर आप बर्तनों में खाना बनाएँगे। और एक और चीज़, कैंसर जो बहुत बड़ा है, वो भी लाइफ़स्टाइल के साथ बहुत एसोसिएटेड है, स्पेशली अगर आप टेफ्लॉन जो कि नॉन स्टिकी होता है, अगर वो स्क्रैच हो जाए, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो उसमें कुक करते रहते हैं, दैट इज़ वेरी कैंसरोजेनिक। और अगर आप किसी भी प्रोटीन को बड़े हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ले ले जाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कहीं न कहीं हमें हमें ये सोचना है कि कितना हम अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं और कितना अपनी बॉडी को हील करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जो एआई का प्लेटफ़ॉर्म जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट ईयर इट विल बी लॉन्च, इट्स हीलिंग थ्रू द न्यूट्रिशन। हील योर ओन बॉडी, प्रिवेंट डिजीज़ेज़ फ्रॉम अकरिंग। और प्री डायबिटिक, मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहूँगा, अपना प्लीज़ शुगर का टेस्ट कराएँ। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, अभी भी आप स्लो डाउन कर सकते हैं डायबिटीज़ की प्रोजेक्शन। और क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, तो हाइपरटेंशन इज़ माय स्पेशलिटी। भारत में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिससे कि हाइपरटेंशन बनता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। सेकेंडरी डायबिटीज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। तो शुगर और सॉल्ट का अगर आप इंटेक ठीक रखेंगे, जी। लोकली ग्रोन सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे सही मात्रा में, और अच्छी स्लीप करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई भी दुनिया में ऑल्टरनेटिव नहीं है। एज अ फिजिशियन मैं आपको फिर बताता हूँ, कोई दवाई आपके गुड लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकती। तो एब्सोल्युटली। आपके हाथ में ये शक्ति है, इसको प्लीज यूज करिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं आपसे थोड़ा-सा ये भी समझना चाहूँगा, आपने जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, बहुत इम्पोर्टेंटली आपने बताया कि क्यों वो ज़रूरी हैं और कैसे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो संवेदनशील है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और फिर इन दोनों के असर से होने वाले जो दूसरे हमारे ऑर्गन्स पर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार थोड़ा सा ग्लोबल प्रैक्टिसेस पे बात करेंगे और वापस हमारे मूल मुद्दे की तरफ भी लौटने की कोशिश करेंगे। क्या शुगर का पूरा कंटेंट घटा देने से इंडस्ट्री पर कोई इतनी बड़ी आफत आ जाएगी कि उनको ये इम्पॉसिबल लग रहा है? दूसरा, अगर इसको रोल आउट कर दिया जाए आज, तो ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो ये एब्सोल्युटली इन प्रैक्टिकल टर्म्स रोल आउट होने में कितना टाइम लगेगा? और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज से 5 साल बाद हिंदुस्तानियों की डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होंगी,
खास तौर से शुगर कंटेंट के मामले में। इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चीनी उतनी जितनी सरकार चाहेगी, आपके पैकेज्ड फूड हो या फिर बेवरेजेस हो, उसमें जो शुगर का कंटेंट है उसे अब रेगुलेट करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि अब चीनी के जो ओवरडोजेज आपको मिल जाते थे, रिसेंटली आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज कई मामलों में भेदभाव करती हैं भारत के साथ। विदेशों में जो उनका वही सेम प्रोडक्ट होता है उसमें शुगर बिल्कुल कम होती है, रेगुलेटेड होती है, नियमों के मुताबिक होती है, और भारत में तो डालते जाओ कोई पूछने वाला नहीं है। ये स्थिति थी, लेकिन अब इस पर लगाम की बारी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। डॉक्टर लहारिया, मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज कर रहा हूँ इस पूरी चर्चा को, और मैं आ रहा हूँ वापस लेबलिंग पर। ये कितना ज़रूरी है, और भारत जैसे देश में अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट में तो उनका अपना न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड एजुकेशन एक्ट है, और 1990 का है वो तब से वो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस और लेबलिंग की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो एक फूड सेफ्टी मॉडर्नाइज एक्ट भी वहाँ पर आया 2011 में भी, उसको उन्होंने एनहांस किया है, फूड सेफ्टी रेगुलेशन को और प्रिवेंशन मेजर्स को। हमारे यहाँ उस तरह के हमें अलग अलग कानून नहीं दिखते, मतलब हमारे पास बुके में वो सारे लीगल जो हथियार होने चाहिए वो बड़े कम हैं। हमारे यहाँ बड़ा ये इमर्जिंग सा टॉपिक है अभी, सरकारों के लिए भी, हम सब के लिए भी। आपको लगता है कि एनआईएन ने सोचा, आईसीएमआर ने सोचा और इम्प्लीमेंट हो गया, ये ऐसा होगा या इसकी थोड़ी यात्रा लंबी होगी सर? तो फूड लेबलिंग की जहां तक हम बात करते हैं तो अधिकतर रेगुलेशन होते हैं, वो कहते हैं कि जो पैकेज फूड आइटम है उन पर फूड की लेबलिंग की जाए, और भारत में भी होती है। एटलीस्ट मेन स्ट्रीम और जो फॉर्मल कंपनीज होती हैं उसमें होती है, लेकिन हमारे देश में कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आते हैं, तो ऑफ कोर्स उन पर लेबलिंग नहीं होती है। लेकिन ये बड़ी कंपनियां जो बनाती हैं उसमें लेबल्स होते हैं। लेकिन उनके साथ चैलेंज ये है कि वो लेबल्स इतने छोटे से फॉन्ट में छापे जाते हैं कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा के देखेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। तो उस पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि लोगों में इस बात की जागरूकता भी नहीं है और वो लेबल पर ध्यान नहीं देते। वो प्रोडक्ट के ब्रांड नेम पर जाते हैं, और हम जानते हैं कि जो टेस्ट बड्स एक इम्पोर्टेंट फूड का हैबिट का हिस्सा है, तो हमारे टेस्ट बड में हम हाई सॉल्ट, हाई शुगर एंड हाई फैट कंटेंट होते हैं, वो ज़्यादा टेस्टियर होते हैं। तो उस वजह से लोग सिर्फ टेस्ट के आधार पर जाते हैं या ब्रांड के आधार पर जाते हैं, और वो फूड पैकेज लेबलिंग नहीं देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये और अधिक इसमें गाइडलाइन में आने से काफ़ी नहीं होगा। हमें रेगुलेटरी स्तर पर भी सरकारों को देखना होगा कि उनको अगर छापा जा रहा है, तो उसको एक पैकेज के कितने प्रोपोर्शन एरिया, जैसे सिगरेट के पैकेट पे होता है कि अब बीड़ी के 75% या 85% होना चाहिए, तो उस तरह से एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉन्ट साइज और प्रोपोर्शन ऑक्यूपाइड हो, उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये रेगुलेटरी, ये तो सरकारी नज़रिया हो गया। साथ में जब तक जनता उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगी, तब तक उस पर नहीं होगा। तीसरी बात जो हम बात कर रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं कि लेबल ठीक है, लेकिन जब हमारे देश में इतने कम लोगों को इंग्लिश में आती है, वो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर इंग्लिश में छाप देंगे या वो लोकल लैंग्वेज में नहीं छापेंगे, तो उसका फायदा नहीं है। तो उससे बेहतर तरीका है कि फूड पर ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच फॉलो की जाए, कि अर्थात अगर कोई भी जो हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट है, तो उसको आप रेड, येलो एंड ग्रीन में दर्शाइए। और उस पर भी एक काफ़ी बड़े एक्टिविस्ट का ग्रुप काम कर रहा है। हालाँकि सरकार उसमें भी चाहती है कि वो स्टार रेटिंग की जाए। स्टार रेटिंग का नकारात्मक पहलू है कि चाहे वो क्वालिटी उसकी या हाई फैट, शुगर, सॉल्ट हो, तो भी कुछ स्टार मिलेंगे। वो लोगों को गलत इंप्रेशन दे सकते हैं। तो एक जो बेस्ट तरीका है ट्रैफिक सिग्नल का अप्रोच। लेकिन इन सारी बातों का मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी आइसोलेशन में काफ़ी नहीं होती हैं। तो अब हमारे देश में जो चर्चा चल रही है कि आप फूड पैकेजिंग का लेबल को इम्प्रूव कीजिए, अब गाइडलाइंस में भी इसका जिक्र हो रहा है, तो निश्चित रूप से इससे जनता में अवेयरनेस आएगी। और अभी पिछले कुछ महीनों से फूड पैकेज लेबलिंग पर भी अधिक ध्यान हो रहा है। जो भी छप रहा है, कम से कम उसको तो बेहतर तरीके से छापा जाए और उसको लोग पढ़ना स्टार्ट करें। अंत में मैं बात करता हूँ कि जो फूड पैकेज लेबलिंग का जो साइंस है, वो काफ़ी प्रूवन है। कई सारी स्टडीज़ हुई हैं कि वो लोगों के बिहेवियर को डेफ़िनिटली ऑल्टर करते हैं। अगर लोग पैकेज पढ़ना स्टार्ट करें, तो लोग रुकेंगे कि हाँ, इसमें कितना फैट है, कितना सॉल्ट है। साथ में वो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का कितना प्रोपोर्शन दे रहा है, तो उससे धीरे-धीरे जागरूकता आएगी। हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ओवरनाइट हो जाएगा। तो उस तरह से जैसे गाइडलाइंस आई हैं,
तो इन्होंने इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन-सा फूड किस ग्रुप में आता है और हेल्दी है, अनहेल्दी है। 100 ग्राम के एक फूड पैकेज में एनर्जी 250 ग्राम से कम होती है तो उसको हेल्दी माना है, सॉल्ट कितना होना चाहिए, तो धीरे-धीरे जागरूकता आएगी। जहाँ तक इंडस्ट्री और उनकी बात आती है तो एक अगर हम कुछ लीवे दे दें कि इंडस्ट्री का ऑफ कोर्स काम प्रॉफिट अर्न करना है, लोगों के टेस्ट से मैच करना है, लेकिन साथ में यह भी ज़रूरी है कि लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। लोगों को पता हो कि वो क्या खाने वाले हैं और उनको क्या मिल रहा है। बस लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि लोग वो जो नहीं वो लग रहे थे सोचते हैं कि ये हेल्दी है, जबकि वास्तव में वो अनहेल्दी हो। तो हमें धीरे-धीरे उसके डायरेक्शन में बढ़ना है। अच्छी बात होगी हम उसको एक लीप लें या बहुत तेज़ी से बढ़ें, लेकिन अगर रियल रियल वर्ल्ड में हम जिसमें रहते हैं कि अगर धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आए और फिर हम उस जगह पहुँचे तो वो भी एक अच्छी शुरुआत होगी। एब्सोल्युटली। देखिए, ये गाइडलाइंस तो देखिए ये तय है कि शायद इसका इम्पैक्ट आएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, जो ख़ास तौर से जो ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, कुकीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, सीरियल्स वगैरह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आना ही था, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जैसा डॉक्टर लहारिया ने बोला, लेकिन ये आना ही था। और हम भी बीते 2-3 साल से इस पूरे इश्यू पर लगातार शोज़ कर रहे हैं। हमारी जो स्टेक होल्डर्स से इस पूरे मसले पर बातचीत होती है, मुझे लगता है कि ये तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए, बट बहरहाल ये क्या, ये ओवरऑल जो कंज्यूमर साइकी है उसको किस तरह से बदलेगा, थोड़ा सा डॉक्टर कॉल मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूँ। बड़ा बेसिक सा सवाल, और ये आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव, जो आपका खान पीन का तरीका है वहाँ पर। आप जब जाते हैं या आपके ग्रुप फ्रेंड्स, आप कलीग्स वगैरह, तो आप लोग क्या, मतलब वहाँ प्रोडक्ट किस रूप में ख़रीदा जाता है? जैसे मैंने कहा, भारत में तो आप गए, वो कोई चीज़ आजकल तो वो वायरल हो गई वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, या तगड़ा एडवर्टीजमेंट किया, वो सीधा लोग उसको कंज्यूम करना शुरू हो जाता है, और रातों रात हम देखते हैं सेल्स ओवरनाइट पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये भी नहीं देखा जाता कि वो हेल्दी है या नहीं है। लेकिन वहाँ पर प्रवृत्ति किस तरह की है, कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो किस तरह का है लेबलिंग को लेकर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं अपना डॉक्टर का हैट उठा के फाइनेंस, बिकॉज़ मैं फाइनेंशियल एनालिटिक्स भी करता हूँ, अच्छा, बायोटेक में वो डालना पड़ेगा। हाँ। तो आपने जो सवाल पूछा प्रिसाइज़ली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बैकग्राउंड एज़ वेल। हुँ। कई ऐसे लोग हैं जो मिनिमल वेजेस कमाते हैं, वो ऑर्गेनिक ग्रोसरी नहीं अफोर्ड कर सकते, दे ईट मैकडॉनल्ड्स, जो हम हाइली डिस्करेज करते हैं, बट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ अ रियल हर्डल इन गेटिंग गुड क्वालिटी फूड। आज की डेट में भी अगर आपको एक ऑर्गेनिक फूड खाना है, हेल्दी फूड अमेरिका में खाना है, और स्पेशली अगर कुक्ड फ्रॉम आउटसाइड खाना है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। हुँ। अगर आपको फ्रोजन मीट या कुछ फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, या हाई शुगर हाई कार्ब डोनट्स खाने हैं, तो वो मच चीपर है। तो फाइनेंशियल थिंग एक इफेक्ट करती है। जो मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास है, या रिच क्लास अगर आप बोलिए, वो आजकल खासतौर पे पिछले 15 साल से, क्योंकि इस पे बहुत अवेयरनेस है अमेरिका के अंदर, ये बिल्कुल आपने सही बोला। हमारी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आती रहती हैं, और हम पेशेंट्स को भी एजुकेट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लोगों के लिए घर का बना हुआ, अगर वो घर से बनाकर लेकर जाएँ, उसमें समय लगता है। तो या तो कोई हाउस केयरिंग वुमन हो, जो घर पे रहती हैं, काम नहीं करती, या पार्ट टाइम काम करती हैं, या मेड आ रही है, वो कुछ कर रही है, या फिर वो खुद ही मिलके पैकेज करके जाते हैं, या फिर बड़े एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स पे ऑर्डर करते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस के लिए एग्जांपल देता हूँ। एक श्योर। मील अमेरिका में 9.99 $10 के करीब आप खरीद सकते हैं विद अ ड्रिंक, लेकिन उसकी क्वालिटी विल बी एक्सट्रीमली इंफीरियर। अगर आप थोड़ा-सा हेल्दी उसमें जाएँगे तो $20 फॉर 1 मील, और अगर आप रियली हेल्थ कॉन्शियस हैं, यू लुकिंग इनटू $30 टू $50 विद टैक्सेस इनटू अ गुड क्वालिटी ऑफ मील। अब अगर एक आदमी $150 दिन का कमा रहा है बिफोर टैक्सेस, हाउ इज़ ही गोना अफोर्ड दैट मील? इट्स अ रियल, ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम एक हेल्दी मील कैसे खाएँ? लेकिन मैं आपके प्रोस्पेक्ट से फिर एक बात को, जो आपने इनिशियली सवाल पूछा था, देखिए भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ। ये 10 साल से भी ज़्यादा ड्यू है ये न्यू रिकमेंडेशंस आना। लेकिन लेबलिंग के ऊपर साथ में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक फाइनेंशियल नंबर देता हूँ, आप एक फाइनेंस के पर्सन हैं, आप समझ पाएँगे। यूएस को $412 बिलियन कॉस्ट करता है डायबिटीज़, जिसमें 300 बिलियन डायरेक्ट कॉस्ट है, 106 इनडायरेक्ट है। हाइपरटेंशन तकरीबन 500 बिलियन का कॉस्ट करता है, ये नोन कॉस्ट है। और हाइपरटेंशन, जो हम सॉल्ट की अभी आपने हल्की सी चर्चा की थी, आप जान के हैरान हो जाएँगे, 46% लोगों को पता ही नहीं उनको हाइपरटेंशन है, और उसमें से सिर्फ 42% को ट्रीटमेंट मिलता है। उसमें से सिर्फ टोटल 20% of people with hypertension are properly controlled. Hypertension is the number one risk factor for
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो नंबर 1 कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है दुनिया में आफ्टर कैंसर। तो भारत एक बहुत ही यंग जनरेशन का देश है, लेकिन सोचिए 30 साल के बाद एक ओल्ड 40 साल के बाद एक ओल्ड कंट्री होगा, जिसके लिए इतने लोगों का हेल्थ केयर मैनेज करना बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉस्ट आएगा। इसीलिए भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है और मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस करना, डाइट पे इफेक्ट करना, क्योंकि उसमें मेडिकेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे कैन नॉट रिप्लेस योर लाइफस्टाइल। तो उनका फोकस सही है, लेकिन मुझे लगता है और ऐसे शोज होने चाहिए जिससे अवेयरनेस बढ़े। एब्सोल्युटली और सर। अगर आप बाहर से कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग जो अब आप लॉन्च कर रहे हैं वो स्कैन करके क्यूआर कोड से बताता है क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, तो वो आपको बताएगा कि आप सिर्फ दिन में 50 कैलोरी और ले सकते हैं। सो दिस इज वे इट्स रेड अलर्ट। और मुझे तो लगता ऐसे है कि करके लोगों का नजरिया कैलोरीज वाला जो है वो भी नजरिया बदल रहा है। मैं देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल कैलोरी कॉन्शियस हो रहे हैं, कैलोरीज पर बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बीच बीच में उन पे भी शो करते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने समझाया, ये समझना भारत के लोगों को भी जरूरी है, क्योंकि भारत में भी अभी जो अगर आप मीडियन डायरेक्ट कॉस्ट देखेंगे डायबिटीज की, वो रेंज हो रही है 5,000 टू 25,000 पर एनम, और ये एक मिडिल क्लास के लिए I want to interrupt you. You're talking about direct cost. Indirect cost, lack of बहुत ज्यादा, applications, lack of job. That's a very different number. वेरी डिफरेंट। मैं सिर्फ डायरेक्ट बात कर रहा हूं क्योंकि लोगों को डायरेक्ट समझ में आता है, इनडायरेक्ट तो न जाने कितनी, और उसका इंपैक्ट जीडीपी पे कितना है, उसकी कैलकुलेशंस भी लोगों को चौंका देंगी। मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊं, टू जस्ट सम इट अप, अगर हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से कोई मिडिल क्लास में आया है, उसको छोटी सी डायबिटीज या उससे रिलेटेड कोई बीमारी उसको वापस बिलो पॉवर्टी लाइन में धकेल देती है। तो इतनी वनरेबल हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए ये सारी बातें आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो आईसीएमआर एनआईएन को बधाई कि वो एक फाइनली ये गाइडलाइन लेकर आए हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट रूल बनकर हो पाएगी या नहीं, ये मुझे थोड़ा सा इस पे शक तो है, लेकिन मतलब आई विश कि ये मेरा शक दूर कर दे हमारी संस्थाएं और रेगुलेटर्स जितने हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। लहारिया सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। कॉल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।